हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के टाइम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है हमारे जम्मू कश्मीर में फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम को लेकर। कंट्रोवर्सी ये सामने आ चुकी है कि सबसे पहले हमारी इंक्वायरी बैठी थी JKPSI एग्जाम को लेकर, जिसमें बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया और जिसमें बहुत बड़ा स्कैम था। उसी के हवाले से फिर कुछ एलिगेशंस उसके बाद नहीं बल्कि पहले से लग रहे थे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम को लेकर। तो इस चीज का खुलासा हम करेंगे। अगर बात करेंगे तो इस एग्जाम के हमारे पास दो पहलू है। एक वो बच्चे जो कम मार्जिन से एग्जाम में रह गए हैं या इस एग्जाम से कहीं ना कहीं वो फेल हो गए हैं, तो उनका स्टैंड ये है कि देयर शुड बी अ री एग्जाम, ये रिक्रूटमेंट स्क्रैप होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कल्प्रेट्स या बेनिफिशियरीज जो इस स्कैम के हैं उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। दूसरा स्टैंड, दूसरा पहलू ये है कि वो हार्ड वर्किंग बच्चे, वो डिजर्विंग एस्पिरेंट्स जो अपने एंड पे बिल्कुल गलत नहीं है, उनका कहना है कि हमारा इसमें फॉल्ट क्या है। इफ देयर इज एनी स्कैम, आप स्कैमर्स को पकड़ो और हमारा सिलेक्शन लिस्ट जो हमारा राइट बनता है हमें वो आगे आप करो, यानी कि प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करो। दोनों अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन हम यहां पे देख सकते हैं कि बच्चे कंपैरिजन कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम को JKPSI स्कैम वाले एग्जाम के साथ। तो इस वीडियो में हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या मेरे पर्सनल ओपिनियंस रहेंगे, तो क्या एक एक्चुअल डिसीजन हो सकता है, रियलिटी क्या है इन दोनों एग्जाम्स की, और क्वेश्चंस क्या है, अलग अलग एस्पिरेंट्स के दिमाग में शक व शुबा क्या है, और अगर हम किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे डिमांड्स क्या रहने चाहिए। गाइस, ना इस वीडियो को आपके लाइक्स की जरूरत है, ना व्यूज की जरूरत है और ना ही कमेंट्स की जरूरत है, लेकिन मेरी ये रहेगी कि आप मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे इस वीडियो को शेयर करें। ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने 2019 में ग्रेजुएशन करी थी या आप 2019 में ग्रेजुएट हो चुके हो, तो यह बात आप समझ लो, इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि JKSSB ने और हमारी इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे 4 साल वेस्ट किए हैं। ठीक है, अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात करेंगे तो 21 से 22 साल का वो होता है जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, तो अब जाके वो अभी 27 से 28 साल या हम कहेंगे 25 to 26 इयर्स उसकी एज हो चुकी है। तो ये 4 साल लेकिन दिया कुछ नहीं, खाली लॉलीपॉप हमें दिया जाता है रिक्रूटमेंट के नाम पर। तो कहीं ना कहीं JKSSB ने, ये चीज कॉमन है हम सब एस्पिरेंट्स में, चाहे हम क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए JKSSB ने हम लोगों के जिंदगी के इंपॉर्टेंट, जरूरी, क्रूशियल 4 साल 4 इयर्स वेस्ट किए हुए हैं। बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम की, जिसपे आजकल बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। इसकी नोटिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबको पता है दिसंबर 2020 में नोटिफिकेशन आती है, 15 महीने बाद एग्जाम होता है अप्रैल 2022 में। ठीक है, शायद मार्च था कि अप्रैल था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इस चीज का। ठीक है, उसके बाद एलिगेशंस लगते हैं, स्कैम के एलिगेशंस लगते हैं दोनों JKPSI एग्जाम पर भी और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम पर भी। प्रोब एंड इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाता है, लेकिन अगर JKPSI की बात करेंगे तो देयर वाज अ ह्यूज स्कैम, तो वहां पे ह्यूज स्कैम था। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, एस्पिरेंट्स ने कहीं ना कहीं कंपैरिजन का काम कर लिया, जो हम पिछले 100-200 साल से, 200 ईयर से करते आ रहे, वही काम यहां पे एस्पिरेंट्स ने किया। लेकिन एक्चुअल रियलिटी मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे JKPSI एग्जाम की, जिसके लिए मैंने पूरे दिलो दिमाग के साथ, पूरे एनर्जी के साथ सपोर्ट किया था कि देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन प्लस पनिशमेंट होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी स्क्रैपमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एग्जाम शुड बी कंडक्टेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये मेरी डिमांड थी JKPSI एग्जाम को लेकर। क्यों था, तो उस चीज का भी आपको जवाब मिल जाएगा। अगर हम स्कैम की बात करेंगे JKPSI एग्जाम में, तो देयर वाज अ लार्ज स्केल स्कैम, तो वहां पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। पेपर लीकेज थे बहुत ज्यादा नंबर में, लगभग एक्सपेक्टेड, मेरा ख्याल ये है, मेरा अंदाजा ये है कि 1000 से 1200 के करीब करीब वहां पे पेपर्स जो है वो सोल्ड आउट हो चुके थे बिफोर एग्जाम।
तो इस केस में सॉल्यूशन, एक अच्छा सॉल्यूशन ये था कि इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन 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 खाली इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, ताकि सिर्फ बच्चों का टाइम वेस्ट हो, सिर्फ बच्चों को, डिजर्विंग एस्पिरेंट्स को ये झेलना पड़े, नहीं, बल्कि कल्प्रिट जो है, बेनिफिशियरीज जो है इस स्कैम के, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि इस रिक्रूटमेंट को, इस एग्जाम को स्क्रैप किया जाए, री एग्जाम कंडक्ट किया जाए, क्योंकि क्योंकि 100% कल्प्रिट्स को यहां पे, बेनिफिशियरीज को यहां पे पकड़ना पॉसिबल नहीं है। ये कहने में आपको आसान लगता होगा कि देयर आर सो मेनी एजेंसीज, सीबीआई है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, क्राइम ब्रांच है, वो निकाल सकते, बट नॉट एट ऑल। आप में से कुछ बच्चों के दिलो दिमाग में ये बात होगी कि अगर कोई स्कैम करता है, वो पेपर परचेज करता है, तो उसके बैंक डिटेल्स चेक करो। सो मैं कहना चाहूंगा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि जिसको क्रिमिनल माइंड होता है ना, वो आपसे कहीं गुना चालाक होता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने बैंक से ट्रांजैक्शन करी होगी या अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन करी होगी, हो सकता है किसी और अकाउंट से उसने ट्रांजैक्शन करी है। अब अगर पेपर लीकेज व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू शेयर हुआ है, सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि उसने अपने नंबर से पेपर पकड़ा हुआ, परचेज किया हो सकता है उसने किसी दूसरे का नंबर, अपने पापा का नंबर, अपने फ्रेंड्स का नंबर दिया हो, वहां से उसने वो परचेज किया हो, तो ये चीज, तो वहां से ये शेयर हुआ हो, तो ये चीज इस केस में 100% कॉलिब्रेटर्स को, बेनिफिशियरीज को पकड़ना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने सपोर्ट किया। अगर ह्यूज लेवल का स्कैम था तो मैंने एग्जाम के लिए सपोर्ट किया था, और अभी भी करता हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस लॉजिक कि मेरे यहां पे 100% सिलेक्शन बन रही थी जेके पीएसआई एग्जाम में, बट स्टिल मैंने इसके री एग्जाम के लिए सपोर्ट किया। बाढ़ में जाए मेरी नौकरी, मेरा जमीर मुझे ये कभी इजाजत भी नहीं देगा कि आप अपनी नौकरी के लिए झूठ का सहारा लो या इंसाफ का गला घोंट दो। ठीक है, बात करेंगे वहीं पे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम की। तो मैं इस एग्जाम में भी अपीयर हुआ हूं, मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया है, और आपको मेरी एनालिसिस का भी आज तक अंदाजा हुआ होगा। तो मैं इस रिजल्ट पर, इस कंक्लूजन पर यहां पे पहुंच रहा हूं। मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। बात अगर करेंगे स्कैम की, सो थोड़ा छोटा मोटा स्कैम हमें देखने को मिल रहा है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम को लेकर, लेकिन हकीकत में यह बात है, जितना बड़ा स्कैम फाइनेंस के एग्जाम में हुआ है, उतना स्कैम अगर आप देखोगे आज तक हर एक एग्जाम में हुआ है, सेंट्रल लेवल पे भी हुआ है और हमारे यूटी लेवल पर भी हुआ है। ठीक, पेपर अगर लीकेज की बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 100 से 150 पेपर लीकेजेस हुए होंगे। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन ये, पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रोब होना चाहिए, कल्प्रिट्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मेरे हाथ में अगर होता तो मैं उन कमीनों को जूतों की माला पहनाकर फांसी देता लाल चौक में। ठीक है, इतना मेरा खून खोल रहा है कि बच्चों के साल जिंदगी बर्बाद हो रही है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। कुछ बच्चे मुझे टेक्स्ट कर रहे थे, सर अब एंजाइटी के लिए कौन सी दवाई लो, एटिजुला बीटा तो हम खा रहे, पीस मेडिसिन तो खा रहे, इतने मेडिसिन वो डॉक्टर बन चुके हैं आप इस डिप्रेशन के। ठीक है, तो क्या ही कहेंगे कि इस प्रोसेस को हम सब फंसे हुए हैं यार। एक दूसरे को सपोर्ट दो ना कि एक दूसरे को गालियां। ठीक है, तो क्या ये एग्जाम, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम, जिसके लिए बच्चों के एक एक दो साल वेस्ट हो गए, मैं समझता हूं अभी तक जो सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं उनका भी टाइम वेस्ट ही हुआ है, क्योंकि अभी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ओके, सो अभी कोई भरोसा नहीं है कि उनकी जॉब लगी है या ना लगी है। तो मैं अभी तक समझता हूं कि टाइम ही वेस्ट हुआ। लेकिन क्या स्क्रैप होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, ये सवालिया निशान है। आगे आने वाले हम वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कल्प्रिट्स की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉसिबल है टू सम एक्सटेंट, लेकिन 100% पॉसिबल नहीं है। अब अगर कोई बोल रहा है 100% पॉसिबल है, तो वो खुदगर्जी बोल रहा है। अभी वो मतलब पता नहीं किस दुनिया में है। ओके, सो ऑनेस्ट पर्सनल ओपिनियन की बात करेंगे, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियंस दे दूं इन दोनों के केस में, तो मैं सबसे पहला मेरा ये ओपिनियन रहेगा, एक ऑनेस्ट रिव्यू ये रहेगा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए,
प्रोब होना चाहिए और पनिशमेंट होनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई ऑफिसर है, उसमें कोई पॉलिटिशियन है, उसमें कोई कंपनी या उसमें कोई स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट है तो उसको लाइफ टाइम के लिए सारे एग्जाम से डिबार कर देना चाहिए और उसको उसके अलावा ससुराल की हवा भी देनी है। ठीक है, ससुराल बोले तो जेल में उनको डालना है, बिहाइंड द बार्स। ओके, तो ये काम लेकिन होना चाहिए फास्ट ट्रैक बेसिस पे, क्योंकि बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भरोसा उठ चुका है। वो बच्चे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था लाइफ में, दैट इज गवर्नमेंट जॉब, उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। ओके, बात करेंगे JKPSI रिक्रूटमेंट की, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इस चीज के री एग्जाम में या स्क्रैप में फुल सपोर्ट, 100% सपोर्ट मेरा है, लेकिन फास्ट ट्रैक बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे और ज्यादा सफर ना करें। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बच्चे भी थे, डिजर्विंग बच्चे भी थे और उनसे भी ज्यादा स्कैमर्स थे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिस इस चीज में है कि एग्जाम कंडक्ट हो और फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो। ओके, क्योंकि एज भी निकलती जा रही है, बुढ़ापा भी आता जाता है। तो जो पिछले साल जिसने अप्लाई किया 27 ईयर्स का था, तो ऑटोमेटिकली वो अब जब रे एग्जाम में अपियर होगा तब उसकी एज 29 के आसपास होगी। तो बात करेंगे JKSSB-FEE एग्जाम की, तो मैं इसमें एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूंगा, एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूंगा कि अब इनकी सिलेक्शन लिस्ट आनी चाहिए, इनकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, लेकिन किन की? सिर्फ और सिर्फ डिजर्विंग एस्पिरेंट्स की, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आप कल्प्रिट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। पॉसिबिलिटी का केस बनता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% आप वहां पे उनको पकड़ सकते हो, नहीं, लेकिन 90% 80% तो आप पकड़ ही सकते हो। उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब जो हुआ सो हुआ, बुरा हुआ तो हुआ, आने वाले टाइम में एटलीस्ट बुरा होने से हम कहीं ना कहीं बच जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो मैं इस चीज के री एग्जाम में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये रिक्रूटमेंट 2 साल के बाद स्क्रैप हो और 2 साल का टाइम, 1 साल का टाइम यहां पे बच्चों का वेस्ट हो। ठीक है, बात करोगे मैं अपनी पर्सनली अगर मैं बात करोगे तो अब मेरा ये एग्जाम 0.22 से रह चुका है। मैं चाहता तो एग्जाम की डिमांड करता, आगे आगे इस सोशल प्लेटफॉर्म को चलाता, कहता बच्चों को हाँ इसमें बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, ये देखो एविडेंस है, वो देखो एविडेंस है, देयर शुड बी अ एग्जाम। बट एग्जाम इस केस में सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस लेवल में अगर हम देखेंगे चीटिंग का लेवल, पेपर लीकेज का लेवल, स्कैम का लेवल, तो उसका लेवल बहुत ही लो है, कम है। तो इस केस में मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू है, ऑनेस्ट ओपिनियन है कि अब इनका सिलेक्शन लिस्ट आना चाहिए, इनकी ज्वाइनिंग भी आनी चाहिए। तो अभी तक आपने देखा वो बच्चे जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी सफर कर रहे हैं, और वो बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, वो भी तैयार नहीं है आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रखने के लिए। तो इसकी वजह ना वो बच्चे जो फेल हुए और ना ही वो बच्चे जिन्होंने हार्ड वर्क करके इन एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, इसकी वजह वो नहीं है, इसकी जिम्मेदार वो नहीं है, बल्कि वो इस चीज का सजा भुगत रहे हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कोई और है, वो लोग जो स्कैम कर रहे हैं, वो लोग जो स्कैम से सिलेक्शंस ले रहे हैं। तो बस कुछ क्वेश्चंस इसके अलावा भी हमारे मन में, हमारे दिमागों में, एक कॉमन एस्पिरेंट्स के दिमाग में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, What is the fault of हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स? आप रिक्रूटमेंट निकालते हो, उसका एग्जाम करवाते हो, 1 साल हमारा हरासमेंट करते हो, मेंटली हमें टॉर्चर करते रहते हो, कभी अलग सिलेबस निकालकर, कभी अलग पैटर्न देकर, कभी फ्लक्चुएट डेट्स को करके, कभी बिना वजह एग्जाम्स को विड्रा करके, कभी उनको पोस्टपोन करके, कभी नोटिफिकेशन को मर्ज करके। तो लेकिन फॉल्ट क्या है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का? अगर वो इतना होने के बावजूद भी सिलेक्शन ले रहे, अपनी मेहनत के बलबूते पे ले रहे, तो आप बाद में आते हो अब स्क्रैप होगा। तो क्या फॉल्ट, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स? ये सवाल उन बच्चों की जहन में होगा, ज्यादातर होगा, जो बच्चे अभी एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं इतने स्कैम होने के बावजूद भी। ठीक है, दूसरा, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? आपने क्या समझा है? आप प्लीज हमें ये डिफिनेशन क्लियर कीजिए जी, ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होता क्या है? यहां पे एक सिंगल एग्जाम को आपको 2-2 साल लगते हैं कंप्लीट करने में।
यूपीएससी का इतना बड़ा एग्जाम होता है, 3 टायर बेसिस एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, और मेंस में बहुत सारे पेपर होते हैं, देन उनका वाइवा भी होता है। बट सिर्फ एक ही साल में, चाहे कोविड हो, चाहे आफत हो, चाहे तूफान हो, पूरा प्रोसेस एक साल में कंप्लीट होता है। और यहां पे जेके एसएसबी से एक सिंगल पेपर होता है, बहुत ही कम बच्चों का होता है, लेस देन 1 लाख, लेस देन 2 लाख, लेस देन 10,000 20,000 बच्चों का एग्जाम कराना होता है, और उसमें भी इनको बहुत सारे साल लग जाते हैं। और आप प्लीज हमें ये डेफिनेशन क्लियर कीजिए कि ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है। ठीक, अब अगर आप एग्जाम करते हो तो पेपर लीकेज क्यों, स्कैम्स क्यों, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, प्लीज 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 आप क्लियर कीजिए कि ये डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है। आप हमें बताइए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पेपर लीक होगा एग्जाम से पहले, स्कैम होगा, और हार्ड वर्किंग बच्चों के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी लेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम सब बच्चों में एक कॉमन चीज ये है कि हमारे साथ बुरा होता है, वी आर इमोशनल फूल्स। हम नेक्स्ट लॉलीपॉप की तरफ देखते, हमें लॉलीपॉप दिया जाता है और हम पिछला सारा कुछ भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लूप होल्स क्यों होते हैं, लूप होल्स क्यों होते हैं एजेंसीज में। आप क्यों उन एजेंसीज को हायर करते हो जो सीरियस नहीं है, क्यों लूप होल्स बोर्ड में है। ठीक है, तो ये सवाल आपको पूछने चाहिए। और अगर हम बात करेंगे पेपर की भी, जैसे कि आपने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम दिया होगा, पेपर दिया होगा, तो वहां पे साफ साफ हमें जेके एसएसबी बोर्ड की नाकामी नजर आ गई, लेक ऑफ सीरियसनेस, क्योंकि पेपर का लेवल कुछ चाहे था या नहीं था, बट देयर वर रॉन्ग क्वेश्चंस, इररिलेवेंट क्वेश्चंस, देयर वर एम्बिग्युइटी इन वेरियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये व्हाट इज दिस गोइंग ऑन है। तो अब अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारी कॉमन डिमांड्स क्या रहनी चाहिए, उस पर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें, कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। सबसे पहले हमारी डिमांड ये रहनी चाहिए कि जितनी भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स है उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पे, वो फास्ट ट्रैक नहीं जो आपने एक्चुअल में रियलिटी में मतलब बनाया है, फास्ट ट्रैक का मतलब नहीं, बल्कि ग्रामेटिकल मीनिंग जो है फास्ट ट्रैक की, तो उस फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपको पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स को कंप्लीट करना है। अगर किसी पोस्ट का, किसी वैकेंसी के अगेंस्ट कोई सिलेक्शन लिस्ट आपको तैयार करना, तो उसको जल्दी रिलीज किया जाए और बच्चे जो है वो ज्वाइनिंग करें। ठीक है, उनको ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाए ताकि आने वाले एग्जाम्स में कंपटीशन लेवल कम हो जाए और सिक्योरिटी वहां पे कम देखने को मिले। पॉइंट नंबर 2, दूसरी डिमांड हमारी ये रहनी चाहिए कि देयर शुड बी टाइम बाउंड प्रोसेस। मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एग्जाम। तो फास्ट ट्रैक फॉर एवरीथिंग होना चाहिए। तो तीसरी डिमांड हमें ये रहनी चाहिए कि अगर कहीं पे एलिगेशंस है, अपने सेल्फ रीजंस को, पर्सनल रीजंस को, पर्सनल बेनिफिट्स को एक बारी साइड में रख के सोचो। तो आप यहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च कल्प्रेट्स के अगेंस्ट होनी चाहिए और उनको दिन दिहाड़ी फांसी भी मिलनी चाहिए। लेकिन बट फांसी इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल उनको जो मतलब जो जायज सजा है उनके लिए वो उनको मिलनी चाहिए, कल्प्रिट्स को भी और स्कैमर्स को भी। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, नहीं भाई बेटा, आप एक काम करो, उसकी जगह खुद को रखो। जो बच्चा अभी 0.2 से रह रहा है, 0.5 से रह रहा है, ठीक है, यानी कि जो डिजर्व करता था जॉब लेना, लेकिन स्कैम की वजह से वो आउट हो रहा है, आप उसकी जगह पे खुद को रखो, उसकी फैमिली मेंबर आप अपने आप को समझो और फिर सोचो क्या हो रहा है। तो गाइस, एक मोदिबाना गुजारिश है। नेक्स्ट डिमांड हमारी क्या रहनी चाहिए, एग्जाम कैलेंडर, जो कि कहीं कुछ महीने पहले हमारी एग्जाम कैलेंडर जो था, कुछ पेंडिंग वैकेंसीज का एग्जाम होना था, उसको विड्रा किया गया, एग्जाम नोट्स को विड्रा किया गया और तब से लेकर आज तक जेके एसएसबी लापता है। इनके अफसरान का भी तबादला हुआ, लेकिन एग्जाम कैलेंडर का कुछ भी अता पता नहीं है। सो ये भी हमारी डिमांड होनी चाहिए और फ्यूचर के लिए हमारी ये डिमांड रहनी चाहिए, ना कि दिस टाइम ओनली। ओके, सो नेक्स्ट डिमांड शुड बी कॉमन एग्जाम रहना चाहिए। अभी हमारे अलग अलग रिक्रूटमेंट्स आते, कभी एक पोस्ट एडवर्टाइज करते, कभी 10 पोस्ट एडवर्टाइज करते, सिमिलर पोस्ट्स होते, लेकिन अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं हमसे, अलग अलग हमें टेंशन देते, हरास करते, अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग पैटर्न होता है। भाई क्यों
हैं भाई, क्यों सिर्फ यही जे की यूटी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पूरे इंडिया में नहीं हो रहा है ऐसा? ठीक है, तो हमारी डिमांड शुड बी, आवर डिमांड शुड बी कॉमन एग्जाम सिलेबस पैटर्न, ठीक है, और एक ही एप्लीकेशन फॉर्म। हम गरीब बच्चे कहां से लाएंगे 500 रुपए, 500 रुपए एक एक पोस्ट के लिए, और उसके बाद पता चलता है आप वहां पे स्कैम करवाते हो। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए, सारे पोस्ट्स के लिए एक कॉमन एग्जाम, कॉमन सिलेबस, कॉमन पैटर्न रहना चाहिए। लेकिन अब सारों के लिए पॉसिबल नहीं है। अब किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको थोड़ी हम रीजनिंग पूछेंगे, कंप्यूटर पूछेंगे या जेंट की ज्योग्राफी वहां पे पूछेंगे, नहीं। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जो वैकेंसीज होंगी, पोस्ट्स होंगी, उनको छोड़ के जो बाकी कॉमन होते हैं उनके लिए कॉमन सिलेबस एंड कॉमन एग्जाम रहना चाहिए, सिंगल एग्जाम रहना चाहिए, जिसका प्रपोजल हालांकि गया है। ओके, तो बाकी नेक्स्ट डिमांड ये रहनी चाहिए कि रिलीज जो वैकेंसीज इनके पास अभी है या जिनको एडवर्टाइज करना है तो उनको एडवर्टाइज किया जाए विद कैलेंडर। एडवांस हमें कैलेंडर मिलना चाहिए ताकि बच्चे उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी करे। ठीक है, आपको अगर 3 साल बाद आपका अगर ये प्लान है हमें हरास करना, मेंटली हरास करना, 3 साल बाद आपको किसी रिक्रूटमेंट का एग्जाम कराना है और 10 सालों में आपको प्रोसेस कंप्लीट कराना है, सो प्लीज मोदेबाना गुजारिश है आप हमें पहले ही वो चीज क्लियर करें। ओके, नेक्स्ट डिमांड शुड बी रिलीज सिलेक्शन लिस्ट एंड ज्वाइनिंग। जो भी सिलेक्शन लिस्ट है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करेंगे, जिसका सिलेक्शन लिस्ट है बाकी उनको जल्द से जल्द ये सिलेक्शन लिस्ट रिलीज होना चाहिए और उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। बाकी जो कंप्लीट जो भी एग्जाम्स पेंडिंग है या री एग्जाम्स, अगर एग्जाम की बात करेंगे तो जेके पीएसआई का भी है तो उसको टाइम बाउंड मैनर फास्ट ट्रैक बेसिस पे भी कंप्लीट कराना है। ये हमारी एक डिमांड रहनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट डिमांड शुड बी कॉमन एंड सीबीटी एग्जाम्स होने चाहिए, मिनिमम पॉसिबल शिफ्ट्स। अब इसके पीछे ये लॉजिक है कि कम से कम शिफ्ट्स में इसलिए एग्जाम हो ताकि वहां पे पेपर में बैलेंस देखने को मिले। अब अगर पेपर अनबैलेंस्ड आता है तो नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट वहां पे होता है, बहुत सारे बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर कट जाते हैं, कुछ बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए है कि शिफ्ट ज्यादा होते हैं, पेपर ज्यादा होते हैं और वहां पे कोई शिफ्ट फिर कंप्यूटर उसको हार्ड शिफ्ट मान लेता है, किसी शिफ्ट को इजी शिफ्ट मान लेता है। और ये कहीं ना कहीं जो सीबीटी एग्जाम होता है ये कहीं ना कहीं लक बेस्ड एग्जाम होता है जब आप ज्यादा शिफ्ट्स में इसको कंडक्ट करते हो। कभी मैं सेपरेट वीडियो इस चीज को लेकर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये वीडियो इतना ही था। इस वीडियो को आप मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए और एक साथ हमें एक आवाज उठानी है कि जो हक है उसका साथ देना है। ठीक है, बाकी रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है, जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिल के रहेगा और जो आपकी किस्मत में नहीं होगा वो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं दे सकती। इस बात को आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और कंट्रोवर्सी एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा अभी जो जिनको हम सपोर्ट कभी नहीं करते, जेके फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स, आप उनकी हालत देख सकते हो। अगर इंसानियत का आज तक सबसे बड़ा कत्ल हुआ है वो इस जेके फायर एंड इमरजेंसी एग्जाम में हुआ है। डियर गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके आऊंगा, क्योंकि अभी तक जो भी जेके के एस्पिरेंट्स है, चाहे वो पुराने हैं, 8-10 साल से एग्जाम दे रहे, 2 साल से 1 साल से एग्जाम दे रहे, उनको इस एग्जाम के बारे में कुछ पता भी नहीं। उनको पता भी नहीं है कि इसका एग्जाम कंडक्ट किसने किया था, इसकी एप्लीकेशन कब आ गई थी, इसके फॉर्म कब निकले थे, इसके टोटल एग्जाम्स क्यों हुए, इस पर क्या एलिगेशंस लगे, वो सब मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और इन बच्चों को जिनका नंबर बहुत कम है, इनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमारे सरों पर यह गुनाह है कि हम सच्चाई को कभी साथ नहीं देते हैं। फिर हमें जब अपने ऊपर बीत जाती है तब हमें समझ आता है कि ये दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। गाइस, ये मैं एक रिक्वेस्ट रहेगी, जहां पर भी आप हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जहां पर भी हो, प्लीज सपोर्ट दोज एस्पिरेंट्स, फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स। इनका मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूंगा, 2013 से ये सफर कर रहे हैं। तो और भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इंसानियत का अगर कहीं
किसी जगह पे गला घोंट दिया गया 100% स्कैम करके, वो है ये वाला स्कैम जिसको हम सो कॉल्ड जेएंड के फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम 2020 और जिसकी नोटिफिकेशन 2013 में आई थी। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके बाय।